गुड मॉर्निंग। हम भारतीय संविधान पे चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के दौरान हमने मौलिक अधिकारों पे चर्चा की। मौलिक अधिकारों को हमने विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश की है। आज हम एक नए विषय के साथ एक नए संविधान के एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय संघ का राष्ट्रपति, यानी हम भारत के राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे। भारत का राष्ट्रपति एक बहुत विस्तृत विषय है, एक विस्तृत टॉपिक है और इसके ऊपर हम एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे, एक लंबी चर्चा होगी। भारत का राष्ट्रपति क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन सी शक्तियां उसके पास हैं, आपातकालीन शक्तियां कौन सी है, कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति के बारे में क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का भाग 5, जो 22 भाग है उनमें भाग 5वां, 5वें भाग का अध्याय जो है, चैप्टर जो है वो है पहला, और अनुच्छेद 52 से शुरू करेंगे और हम 78 तक राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गए संवैधानिक प्रावधान, यानी कहाँ पर है तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 और संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संघीय कार्यपालिका जो है, उस संघीय कार्यपालिका की हम चर्चा कर रहे हैं। यानी संघीय कार्यपालिका का वर्णन आता है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। ठीक है, संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। अब आप कहोगे इस संघीय कार्यपालिका में हम शामिल किसको करते हैं, यानी कौन कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल है। तो संघ की जो कार्यपालिका है, इस संघ की कार्यपालिका में सर्वोच्च तो आता है भारत का राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति के नीचे आता है उपराष्ट्रपति, जो भी संघीय कार्यपालिका में आता है। उपराष्ट्रपति के बाद में आता है भारत का प्रधानमंत्री, जो भारत का वास्तविक शासक कहलाता है। और प्रधानमंत्री के बाद में आती है प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसके बाद में आता है भारत का महान्यायवादी। ये जो 5 बिंदु हैं, ये 5 बिंदु भारत की संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। यानी अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक हमें इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर भारत का प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद और अंत में आता महान्यायवादी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में आता है। ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब भारत में देखो कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो याद ही रखना भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जिसे हम संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था को भारत ने अपनाया है। यानी लोकतंत्र में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण पाया जाता है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का समन्वय पाया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, जहां पर राष्ट्रपति शासन का सर्वेसर्वा होता है, वास्तविक और नाम मात्र का एक ही होता है। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में पाई जाती है, जहां पर वास्तविक शासक अलग होता है, संवैधानिक शासक अलग होता है। तो भारत में हमने भी संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। और संसदात्मक शासन जो व्यवस्था होती है, उस संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है दोहरी कार्यपालिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। और उस दोहरी कार्यपालिका में क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है संवैधानिक कार्यपालिका या संवैधानिक प्रधान, जिसे हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका,
ये दो प्रकार की कार्यपालिका संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाई जाती है, जो भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। संविधान जो संवैधानिक जो नाममात्र की जो है, उस जो नाममात्र की कार्यपालिका पाई जा रही है, उस नाममात्र की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति। यानी भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था की दो विशेषताएं, वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका। नाममात्र की जो कार्यपालिका पाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति में पाई जाती है। इसका मतलब क्या, नाममात्र की कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत संघ की समस्त शक्तियां, यानी भारत राज्य की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं, ये नाम के लिए, यानी संविधान कह रहा है कि राष्ट्रपति के नाम से होगा, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका यानी शक्तियां दूसरे व्यक्ति के पास होगी। राष्ट्रपति तो सिर्फ काम नाम का है, काम जो करेगा, वास्तविक जो कार्यपालिका होगी वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में पाई जाएगी। यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक शासक है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक शासक या नाममात्र के शासक के अंतर्गत आता है। तो अब हमें जो चर्चा करनी है, जो अब देखो इसमें अगर और नाम आप लें तो राष्ट्रपति को तो कहा जाता है राष्ट्राध्यक्ष। संवैधानिक जो प्रधान है उसे तो हम कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष, और जो प्रधानमंत्री है उसे हम कहते हैं शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब ये देश का अध्यक्ष है, ये पूरे हमारे देश का मालिक है, ये हमारी सरकार, शासनाध्यक्ष मतलब शासन का मालिक है, ये हमारी सरकार का मालिक है, सरकार के मुखिया। राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है, तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है, शासन का मुखिया है। ठीक है, तो ये है। अब इस कार्यपालिका में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। अब दो तीन चीज जो बातें हैं वो आपको मौखिक के लिए याद रखनी है। पहला, राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति से बड़ा भारत में कोई भी दूसरा पद नहीं है। एक दूसरा, भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। राष्ट्रपति से अधिक वेतन सरकारी क्षेत्र में किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यद्यपि हम अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, तो राष्ट्रपति जो है वो भारत का औपचारिक या संवैधानिक प्रधान है। एक बिंदु ये हो गया कि राष्ट्रपति भारत का औपचारिक कह दीजिए या संवैधानिक प्रधान है। अब हमें जो शुरू करना है वो शुरू करना है अनुच्छेद 52 से, क्योंकि हमने कहा कि अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक भारत के संघ की कार्यपालिका है, और उस कार्यपालिका में हमारा जो बिंदु है, हमारा जो सिलेबस के अनुसार जो हम चल रहे हैं वो भारत का राष्ट्रपति है। तो अनुच्छेद 52 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 52 ये कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कह रहा है कौन? ये कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52। एक बात ये याद ये भी रखना है, अनुच्छेद 52 संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान के जो 395 अनुच्छेद हैं, उन 395 अनुच्छेदों में सबसे छोटा अनुच्छेद है। और ये सिर्फ एक बात कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, और कितने होंगे? एक ही होगा, यानी एक भारत का राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 कह रहा है। अनुच्छेद 52 में इतना ही वर्णन है। फिर अगला जो अनुच्छेद आता है वो आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53। और भारतीय संघ का अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 53, और 53 में भी अगर हम सब क्लोज कोई और लेना चाहे तो 53 का सब क्लोज एक ये कह रहा है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां
कार्यपालिका शक्ति, सिर्फ कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे हैं हम, यहाँ विधायी शक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह अनुच्छेद 53 कह रहा है। साथ ही क्या कह रहा है, वह स्वयं या अपने अधीनस्थों, वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। अनुच्छेद 53 बहुत कुछ बातें कह रहा है। ये कह रहा है भारतीय संघ की, यानी भारत जो संघ है उसकी समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। कौन सी शक्तियां होंगी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर होंगे। संघीय कार्यपालिका की जो भी शक्तियां हैं वो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही क्या रहा है, वह चाहे तो स्वयं, यानी स्वयं शासन कर सकता है, या अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से वो क्या कर सकता है, शासन कर सकता है। ये कौन कह रहा है, ये अनुच्छेद 53, यानी अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। लेकिन यहां हमारे संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यहां अधीनस्थों से मतलब क्या होगा, तो याद ये रखना, अधीनस्थों का मतलब है भारतीय संघ का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। यानी अनुच्छेद 53 ये कह रहा है कि भारत की समस्त जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में रहेगी। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। लेकिन साथ ही ये कह रहा है कि अधीनस्थों का मतलब क्या है, अधीनस्थों का मतलब होगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता से वो शासन करेगा। हो गया, अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। ये किस में लिखा गया, 53 में। लेकिन इसी 53 के आगे अगर हम देखें तो इसका अपवाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74। हमें 53 से डायरेक्ट 74 में चलना है। 53 तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति स्वयं शासन करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करेगा। अधीनस्थों का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन अनुच्छेद 74 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को कार्यों, उस राष्ट्रपति को, या पी का मतलब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी। सीओम का मतलब है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, यानी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये कौन कह रहा है, ये अनुच्छेद 74 कह रहा है कि 53 तो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करे, यानी 2 ऑप्शन दे रहा है, राष्ट्रपति को स्वयं भी कर सकता है, अधीनस्थों का। लेकिन 74 क्या कह दिया, 74 में ये कह दिया कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, जो मुखिया होगा, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी राष्ट्रपति के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद की जो रचना कर रहा है वो 74 में। तो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भी किस में आ रहा है, अनुच्छेद 74 में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर दिया, इसमें इंदिरा गांधी जी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में। इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976, और इस 1976 के संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया कि राष्ट्रपति, इंदिरा जी के शासनकाल में संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो ये क्या जोड़ रही है 42वें संशोधन द्वारा, कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की, कौम का मतलब मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाहानुसार ही कार्य करेगा। यानी यहां राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया कि मंत्री परिषद जो सलाह देगी उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही भारत का राष्ट्रपति काम करेगा। राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई काम नहीं करेगा। अर्थात
42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ये जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होगी, कोई संविवेकीय शक्तियां नहीं होगी। राष्ट्रपति वही काम करेगा जो भारत की मंत्री परिषद कहेगी। ये किसके द्वारा जोड़ दिया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अब उसके बाद में क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में हुए संविधान संशोधनों में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संविधान संशोधन था। इसे भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। जब 1977 में चुनाव हुए और चुनाव में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने, तो जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी ने जो संविधान में संशोधन के कारण जो असंतुलन उत्पन्न हो गया था, उस असंतुलन को पूरा करने के लिए संविधान में एक दूसरा संशोधन किया जिसका नाम था 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 किया, जनता पार्टी सरकार ने किया जो मोरारजी देसाई के बनी थी। उन्होंने जो 42वां संशोधन किया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। क्या परिवर्तन कर दिया? कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह अनुसार ही कार्य करेगा। ये बात तो जोड़ दी उसमें कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। लेकिन एक बात और जोड़ दी, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को क्या कर सकता है? एक बार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जोड़ दी कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद जो राष्ट्रपति को सलाह दे रही है, जिसके हिसाब से राष्ट्रपति को काम करना है, राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को वापस किसको दे सकता है? मंत्री परिषद को भेज सकता है कि मुझे इसमें यह दिक्कत है। ये किसके द्वारा जोड़ा? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा। अर्थात 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को पूर्णतया नाममात्र का बना दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को एक संविवेकीय शक्ति दे दी कि वो चाहे तो एक बार विधेयक को क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। ये किस में लिखा हुआ है? ये 53 में आ गया और 53 में फिर क्या कर दिए? संविधान संशोधन कर दिए गए। अब इसी 53 का सब क्लोज 2 और आता है। 53(1) में तो आ गया कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास रहेगी। फिर उसमें मंत्री परिषद का उल्लेख आ गया। मंत्री परिषद का उल्लेख 74 में आ रहा है। फिर 74 में हमने 2 संशोधन कर दिए, 42वां संशोधन और 44वां संशोधन। अब उसके बाद में आ रहा है 53 का 2 सब क्लोज क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं का क्या होगा? तीनों सेनाओं का सेनापति होगा, अर्थात सर्वोच्च कमांडर होगा। अनुच्छेद 53 में 2 जोड़ा गया। 53 में 2 है और उसमें एक कह दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति है। अर्थात जब भी भारत को किसी से युद्ध करना है, किसी पर आक्रमण करना है, तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। यद्यपि ये एक औपचारिकता है, युद्ध का निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करती है, लेकिन हमने कहा कि ये संवैधानिक प्रधान है, संघ की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। इसलिए 53(2) में ये लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होगा और इसकी अनुमति से ही कहीं भी आक्रमण और युद्ध किया जा सकता है। ठीक है, ये तो इसमें लिखा हुआ गया। किसमें? अनुच्छेद 52 और 53(2) हमने पढ़ लिया। 52 कह रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कह रहा है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, 74 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने योग्य मंत्री परिषद होगी, और 53(2) ये कह रहा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होगा? सर्वोच्च सेनापति होगा। अब अनुच्छेद आता है अगला अपना, और वो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 54। 52 और 53 हमने देख लिया। अब हम अनुच्छेद 54 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में होगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल।
ये अनुच्छेद 54 में है कि भारत जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन कैसे होगा। तो पहली बात तो ये कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष न होकर के इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि जनता सीधे वोट नहीं देती राष्ट्रपति के चुनाव में, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। अप्रत्यक्ष में भी कैसे चुनाव होंगे? अप्रत्यक्ष के लिए भी अभी हम आगे अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति पढ़ेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसके मतदान होते वो अनुच्छेद अगले अनुच्छेद में हम उसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम इस अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन देता है, मतदाता कौन कौन है। अनुच्छेद 54 सिर्फ यही कह रहा है कि राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है जनता ना वोट दे करके राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है। जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी निर्वाचन मंडल का चुनाव होता है, लेकिन वो एक अलग पूरी तरह से एक अलग विधि है। भारतीय में भी क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव अपनाए गए है। निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति को चुनाव में कौन कौन वोट देगा, तो वोट कौन देगा? संसद के, भारत की जो संसद है, संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य, संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट देंगे। यहां हमने किसको कहा है? निर्वाचित कहा है, हमने मनोनीत नहीं कहा। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे, और कौन देगा? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देंगे। लेकिन कौन वोट नहीं देंगे? मनोनीत जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति के आधार पर चुनकर आते हैं, ये 14 सदस्य क्या नहीं करेंगे? राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। बाकी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के समस्त निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। और कौन वोट देगा? तो और वोट देंगे भारत के समस्त राज्य, भारत के समस्त राज्यों की विधानसभाओं के, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी भारत में 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेगा? प्रत्येक राज्य में जो अगर राज्यपाल ने कोई एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया है या कहीं किन्हीं राज्यों में जो विशेष आधार पर जो सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो मनोनीत सदस्य क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं दे सकते। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो विधानसभाओं के सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, अगर वो मनोनीत है राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते, वो मतदाता नहीं दे सकते। सिर्फ यानी समस्त निर्वाचित एमएलए और समस्त निर्वाचित एमपी। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ किसकी बात की है? विधानसभाओं की बात की है, जबकि यहाँ किसकी बात की है? यहाँ हमने संसद की बात की है। यानी संसद के तो समस्त सदस्य वोट भाग लेंगे, लेकिन राज्यों में सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य ही वोट देंगे। किसके सदस्य वोट नहीं देंगे? विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं देंगे। तो निर्वाचन मंडल में याद ये रखना है कि निर्वाचन मंडल में संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य ये तो है भाग लेते हैं। अब भाग कौन कौन नहीं लेते, तो इन 2 लाइन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन नहीं ले सकते। तो भाग कौन नहीं लेगा? एक तो लोकसभा और राज्यसभा के कौन? मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। कितने सदस्य? 14 सदस्य। और कौन वोट नहीं देते? तो और वोट नहीं देते समस्त जिन राज्यों में भी विधान परिषदें हैं, वो विधान परिषद क्या नहीं करती? विधान परिषदों के सदस्य भी वोट नहीं देते। तो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के जो सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत, विधानसभाओं के तो समस्त सदस्य वोट नहीं देते। तो
लोकसभा राज्य यानी संसद के मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते, विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं देते। ये तो हो गई राज्यों की बात। अब हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, उनकी क्या स्थिति है? तो हमने दिल्ली और पुडुचेरी, हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ये निर्वाचन मंडल में आएंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 70वां संविधान संशोधन 1992। 70वां संविधान संशोधन 1992 किया गया और इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनमें जो विधानसभाएं हैं, उनकी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या माने जाएंगे? शामिल माने जाएंगे। वो भी राष्ट्रपति को वोट देंगे। यानी मूल संविधान में तो यही था कि संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य, लेकिन अब से आप वर्तमान स्थिति पूछे तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। कब हुआ? 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 1995 में। और दिल्ली और पुडुचेरी, एक और प्रश्न यहां से बने कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों ने कब राष्ट्रपति के चुनाव में पहला वोटिंग की थी? तो याद रखना, इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे 1997 में। यानी डॉक्टर KR नारायणन जो राष्ट्रपति बने थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, SC के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी को क्या किया? हमने शामिल किया है। अभी 31 अक्टूबर 2019 को हमने 2 और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी इनके बारे में कोई संसद ने निर्णय नहीं किया है कि इनके सदस्य किस प्रकार भाग लेंगे और किस प्रकार भाग नहीं लेंगे, इसका अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी स्थिति वर्तमान में यह है। तो निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में आता है, जिसमें हमने कह दिया कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। तो ये हमने जो पढ़ा है, ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो हमने आज अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54 को व्यापक रूप से देखने की कोशिश की है। बाकी अगली जो क्लास होगी उसमें हम राष्ट्रपति का जो अगला अनुच्छेद आएगा 55, 56, 57, 58, 1959 और 60, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।